अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू जुनून बैच। जुनून बैच का बायोमोलिकुल्स के साथ आज का पहला लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर का ईयरली एनालिसिस भी देखेंगे। चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने वो भी देखेंगे। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा होगा कि हमने कम्प्लीटली ये नहीं डिस्कस किया कि किस चैप्टर में किस ईयर में कौन से क्वेश्चंस कितनी बार आए हैं, या फिर किस चैप्टर में कितने कितने क्वेश्चंस किस साल आए हैं। तो वो जो ईयरली एनालिसिस है, जब जब हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे और उस चैप्टर के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? कुछ इश्यूज़ की वजह से आप लोग का लेक्चर 25 मार्च को नहीं पब्लिश हो पाया, 26 मार्च को अपलोड हो रहा है। तो उसके लिए आप तमामी लोगों से तहे दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेक्चर की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। लास्ट 10 ईयर्स में अगर आप लोग क्वेश्चंस का एनालिसिस देखें तो देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 भी हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 भी हैं। यानी कि अगर मुक़द्दर अच्छा रहा तो 5 क्वेश्चंस, और बहुत बिगड़ा भी तो 1 क्वेश्चन तो आपको करने का मौका मिलेगा। 1 क्वेश्चन भी पूछा गया, 5 क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब देखा यह जाएगा कि हमारे 2021 में कितने क्वेश्चंस आते हैं। 2020 में 3 क्वेश्चंस, 2019 में 2 क्वेश्चंस, 18 में 1, 17 में 2 और 2016 में 2 फेजेस में हुए थे नीट। तो एक बार 5 क्वेश्चन पूछा गया, एक बार 3 क्वेश्चन। हम ये मान के चलते हैं कि इस बार हो सके तो 2 या 3 क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। 4 तो बहुत कम, 4 या 5 देखिए एक ही दफ़ा आया, लेकिन 2 और 3 का जो रेशियो है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो ज़्यादा है। तो हमारा या तो 2 या तो 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं 2021 में। तो हम लोग उसी तरीके से चैप्टर को पढ़ें ताकि अगर जो भी क्वेश्चंस हम लोग उसको कर सकें। इस चैप्टर में क्या है? हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी एंड मेटाबॉलिज्म, लिविंग स्टेट एंड एंजाइम। अब ये बात समझिए, एक तो ये बात कि इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे, ये अलग बात हुई। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप दूसरे चैप्टर के भी क्वेश्चन करने के एबल हो जाते हैं, जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे देखेंगे आप कि नंबर ऑफ एंजाइम्स हैं। तो किस एंजाइम का नेचर कैसा है, कौन से एंजाइम कैसे किसी चीज़ को ब्रेक करेगा, जब हम लोग एंजाइम पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे। इसके अलावा जब आप प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। फिर आप जब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आपको एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आपको एक सीक्वेंस ऑफ एंजाइम्स यूज़ होते हुए दिखेंगे। मतलब ये कि अगर एंजाइम्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ना कि सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स के ही एंजाइम्स को हम लोग सीखेंगे, बल्कि चैप्टर्स में, यानी कि दूसरे चैप्टर्स में, हमारे सिलेबस में, नीट के सिलेबस में जिन जिन चैप्टर्स में भी एंजाइम्स के जो भी टॉपिक्स होंगे, हम लोग यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे बॉडी में या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ऐसे कौन कौन से पार्ट या टिश्यू हैं जो प्रोटीन के बने हैं। ठीक, फैट, न्यूक्लिक एसिड और दूसरे मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या बताते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है। हम लोगों ने एनालिसिस देखा, हम लोगों ने सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर देखा। हम लोग शुरुआत करेंगे हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। तो इससे पहले हम लोग एनालिसिस करें। आप लोग लास्ट 10 ईयर के एनालिसिस को देखें, चेक कीजिए। एनालिसिस कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब देखते हैं कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का केमिकल कॉम्पोजिशन कैसे एनालिसिस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी ये कहती है कि जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट्स, हमारे बॉडी में जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनका परसेंटेज वेट
और अर्थ क्रस्ट में उन्हीं एलिमेंट का परसेंटेज वेट का रिलेटिव अबंडेंस देखना है। रिलेटिव अबंडेंस मतलब एक दूसरे को कंपेयर करके देखना कि किस में कौन से एलिमेंट किस में ज़्यादा है और कौन से एलिमेंट किस में कम है, किस में नेग्लिजिबल है और किस में उसका एक्सेसनेस है। क्लियर? ये तमाम चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो पहली बात कि केमिकल कंपोजिशन पता करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक एसिड सॉल्युबल मेथड एंड दूसरा ऐश मेथड। एनसीईआरटी क्या कहता है कि केमिकल कंपोजिशन के लिए आप कोई भी एक प्लांट या एनिमल का टिश्यू ले लीजिए। प्लांट के टिश्यू के लिए क्या कहा उन्होंने? प्लांट के टिश्यू के लिए उन्होंने कहा कि कोई भी एक लीफ ले लीजिए, कोई भी एक लीफ ले लीजिए, उसको आप ग्राइंड कीजिए। या फिर एनिमल के लिए उन्होंने कहा कोई भी आप एक लीवर टिश्यू ले लीजिए, उसको आप लेकर के ग्राइंड कीजिए। किसके साथ ग्राइंड करने के लिए उन्होंने कहा? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ। किसके साथ? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ। इसको हम लोग ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ जब ग्राइंड करेंगे तो हमें दो पार्ट मिलेंगे। एक वो होगा जो फिल्टर होकर के बाहर आ जाएगा। अच्छा, फिल्टर किस चीज़ से करेंगे? कॉटन क्लॉथ ले लेंगे या फिर चीज़ क्लॉथ ले लेंगे, कोई भी एक कपड़ा ले लेंगे। आम ज़बान में जिसे सूती का कपड़ा बोलते हैं, है ना। तो हम लोग बोलेंगे उसमें जब हम लोग ग्राइंड करके पेस्ट को डालेंगे तो कुछ लिक्विड बाहर आ जाएंगे। जो एसिड सॉल्युबल होगा वो एसिड के साथ बाहर आ जाएगा, जो एसिड इनसॉल्युबल होगा वो उसी के अंदर रह जाएगा। तो जो लिक्विड एसिड के साथ बाहर आएगा उसे हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेट, और जो उस कॉटन क्लॉथ के अंदर रह जाता है उसे हम लोग कहते हैं रिटेंटेड। तो इसे क्या कहते हैं? जो फिल्ट्रेट बाहर आ जाता है उसी को हम लोग कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, और जो उसी में रह जाता है उसे क्या कहते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक। एसिड सॉल्युबल पूल का जब हम लोग मेथड यूज़ करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ऑर्गेनिक मटेरियल के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी टिश्यू में पाए जाते हैं। यानी कि ये जो सॉल्युबिलिटी इन एसिड मेथड है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, किसके साथ? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। देखिए 3 क्लोरीन है ना, ये कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ जब किसी भी टिश्यू के पार्ट को हम लोग ग्राइंड करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कंपोजिशन है ये हमें पता चलता है। तो फिर ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि हमें ये बताइए कि किसी भी टिश्यू में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने हैं, उसका क्या रेशियो है, उसके कंपोजिशन के परसेंटेज वेट कितने हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो फिर बताया गया कि देखिए आप ऐश मेथड यूज़ कीजिए। ऐश मेथड में क्या होगा, आप लोगों को ये पता होगा कि कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम करते हैं तो CO2 और H2O रिलीज़ होता है। अगर हम कंबशन कर दें तो कंबशन के बाद कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या हो जाएंगे? रिलीज़ हो जाएंगे, CO2 के फॉर्म में और H2O वाटर वेपर के फॉर्म में। जब कार्बन के कंपाउंड यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रिलीज़ हो जाएंगे CO2 और H2O के साथ, और ऑक्सीजन भी उसके साथ चला जाएगा, तो उसमें हमको मिलेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप लोग को ये भी पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए। कुछ भी है अगर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है तो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे, और कार्बन और हाइड्रोजन ही हम उड़ा दिए तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे? कंबशन करेंगे। अगर हम बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? राख मिलेगा, राख। तो उस रेमिनेंट ऐश को जब हम लोग जज करेंगे, उसमें जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हम ये देखेंगे उसमें हमको मिलेगा मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। यानी कि हमें क्या मिल गया? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन किसी भी टिश्यू के, तो उसमें कितने मैग्नीशियम या कैल्शियम या फिर दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स कितने हैं, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? ऐश मेथड। तो ये दो मेथड हमारे NCERT में दिए थे परसेंटेज वेट कंपोजिशन पता करने के लिए। क्लियर? अब हम लोग पेज नंबर 143 पे आएंगे तो दो टेबल दिए हुए हैं।
ठीक है, आप लोग NCERT लेकर के बैठें क्लास में, जब मैं बोलूँ इस पेज पर ये टेबल दिया हुआ है तो आप लोग उसी वक्त उस टेबल को एनालिसिस कीजिएगा। क्लियर? चलिए उस टेबल को देखिए, पेज नंबर 143 खोलिए। एनालिसिस के बाद हम लोग क्या देखेंगे, परसेंटेज वेट कॉम्पोजिशन। NCERT आप लोगों के सामने खोल लिया आप लोगों ने। अब देखिए टेबल को देखिएगा। टेबल में आप देखिए कि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्या यही सीक्वेंस है इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर का, अबंडेंस का। 65.5% क्या है कार्बन, 65.5% क्या है ऑक्सीजन, 18.5% क्या है कार्बन, 3.3% नाइट्रोजन एंड 0.5% हाइड्रोजन। ये ऐसे 4 एलिमेंट हैं जिनका रिलेटिव अबंडेंस ह्यूमन बॉडी में अर्थ क्रस्ट से भी ज़्यादा होता है। कार्बन हमारे बॉडी में अर्थ क्रस्ट से ज़्यादा होता है, 18.5% यहाँ पे होता है हमारे बॉडी में। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, कॉन, CHON, कॉन। ये कॉन जो है दे आर रिलेटिवली अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी देन अर्थ क्रस्ट। अब देखिए सल्फर इज़ वेरी लिटिल इन अर्थ क्रस्ट, जबकि ह्यूमन बॉडी में इसका कितना परसेंट पाया जाता है, 0.3%। एंड इन अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद से सिलिकॉन, देन कैल्शियम, देन सोडियम। इसका परसेंटेज आप लोग लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिखें। आप ये देखिए ना, ये मिनरल्स क्या इनका अबंडेंस चाहिए हमारे बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत चाहिए हमारे बॉडी को, नहीं चाहिए। अच्छा क्या रेत बालू पाया जाता है हमारे बॉडी में, नहीं ना पाया जाता है। जब रेत बालू हमारे बॉडी में नहीं पाया तो हम क्या कह सकते हैं कि सिलिकॉन इज़ नेग्लिजिबल इन ह्यूमन बॉडी। अब इस सीक्वेंस को याद रखने के क्या तरीका है, उल्लू देखा आप लोगों ने, बहुतों ने देखा होगा, बहुतों ने नहीं देखा होगा। उल्लू आम ज़बान में आप मशहूर है कि दिन के वक्त में नहीं देख पाता है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि उल्लू एक काना परिंदा है, काना होता है, काना यानी कि जो नहीं देख पाता है। तो हम क्या कहेंगे, आउल इज़ काना, O फॉर ऑक्सीजन, इज़ को उल्टा कर देंगे तो सिलिकॉन नज़र आ जाएगा, का से कैल्शियम, ना से सोडियम। ठीक, ये क्या है, ये ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। इनका परसेंटेज वेट आप याद भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। जस्ट उसके नीचे इलेक्ट्रोलाइट्स का टेबल आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें से सिर्फ ये पूछ सकता है कि अगर सल्फर पाया जा रहा है ह्यूमन बॉडी में तो किस रूप में, तो सल्फेट के रूप में। फॉस्फोरस पाया जा रहा है तो किस रूप में, फॉस्फेट के रूप में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, और हैश मेथड हम लोग पढ़ ही चुके हैं। और उसके बाद अमाइनो एसिड, तो हम लोग जब प्रोटीन डिस्कस करेंगे तो अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ये रिलेटिव अबंडेंस के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज वेट। परसेंटेज वेट में ये ज़रूरी है, ये आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है कि कार्बन किस में ज़्यादा होता है, ह्यूमन बॉडी में या फिर अर्थ क्रस्ट में, हम बोलेंगे ह्यूमन बॉडी में। तो इन चारों में से कभी भी पूछे इन चारों में से कौन ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा पाया जाता है, हम बोलेंगे चारों ज़्यादा पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। क्लियर, नोट कीजिए। और कोई भी डाउट आप लोगों को लगे तो डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लिया कीजिए। क्लियर, नोट कीजिए। हम लोग पढ़ लिए हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसे कहेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसे कहेंगे। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स समझिएगा वो हैं जो हमारे लाइफ के लिए कंपलसरी हैं, उनके बगैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। वो हर फेज़ के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ पे उसकी ज़रूरत है। उसके बगैर हम लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसी की बॉडी में ना हो तो वो नहीं हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए ना, अगर किसी के बॉडी में प्रोटीन नहीं है, क्या वो ज़िंदा रहेगा, नहीं रहेगा। किसी के बॉडी में फैट ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। किसी भी कंपाउंड का डेफिशिएंसी हो सकता है, एब्सेंस नहीं होगा। इन केस ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एब्सेंट नहीं होंगे, डेफिशिएंसी होगा उनका। बोले एकदम ही नहीं है, इम्पॉसिबल। क्या होगा उनका, डेफिशिएंसी होगा। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का डेफिशिएंसी होता है तो वही डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड्स जो भी दिए हुए हैं वो सब के सब किस में आते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में। सोडियम आयन और कैल्शियम आयन सब किस में आते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में। सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ इट्स
नॉर्मल ग्रोथ के तौर पर जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द फंडामेंटल मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, मेटाबॉलिज्म में एनाबोलाइजेशन कैटाबोलाइजेशन के जो बेसिक प्रोसेस हैं उसमें ये इन्वॉल्व होंगे। यानी कि हमको मोनोमर और पॉलीमर बनता हुआ दिखेगा, जैसे अमाइनो एसिड से प्रोटीन और प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनता हुआ दिखेगा, कार्बोहाइड्रेट से मोनोसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड्स बनता हुआ हमें दिखेगा, है ना। तो उसे क्या कहेंगे? ये जो भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होंगे हमें दिखेंगे कि हाँ ये फॉर्म हो रहे हैं। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद से फिर हमें न्यूक्लिक एसिड बनता हुआ दिखेगा। ये सब क्या है? हम क्या देख रहे थे कि न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लिक एसिड टूटता है न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड टूटता है न्यूक्लियोसाइड में, और फिर न्यूक्लियोसाइड फर्दर टूटेगा तो क्या मिलेगा? नाइट्रोजन बेस एंड राइबोस शुगर। तो ये क्या है? कैटाबोलाइजेशन। एनाबोलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो ये सब क्या है? फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म है। तो ये फंडामेंटल प्रोसेस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद से प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मैचेज द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन का ग्रोथ यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगा उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। यानी कि प्लांट और एनिमल, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्लांट, एनिमल, फंगी, बैक्टीरिया सब में देखने को मिलेगा। मतलब हर जगह प्राइमरी मेटाबोलाइट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हर जगह मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। आई बात समझ में? नहीं समझे? गुड। इसका एग्जाम्पल क्या है? पेज नंबर 145 NCERT में जो भी लिखे हुए हैं, ग्लूकोज, राइबोज, सेरीन, ग्लाइसिन, एलानिन, फिर आपको है पाल्मिटिक एसिड, फिर आपको है ग्लिसरॉल, फिर आपको है फैटी एसिड ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है। उसके बाद से नीचे आ जाइए तो आपको नाइट्रोजन बेस दिया हुआ है, उसके बाद से आ जाइए तो आपको न्यूक्लियोसाइड दिया, फिर न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है। जितने सीक्वेंस है ये सब के सब एग्जाम्पल जितने भी दिए हुए हैं पेज 145 के फिगर 9.1 में, वो सब के सब क्या है? आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑल्सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, they are not directly involved in the metabolic process, a substance which produced only at a particular growth phase। जो particular growth phase पे प्रोड्यूस होंगे उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अच्छा, मेटाबोलाइट्स हैं क्या? मेटाबोलाइट्स हैं क्या? मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी हमें बाई प्रोडक्ट मिलता है उन्हें कहते हैं मेटाबोलाइट्स। मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी हमें बाई प्रोडक्ट मिलते हैं उन्हें कहते हैं मेटाबोलाइट्स। यानी कि एनाबोलाइजेशन या कैटाबोलाइजेशन के दौरान जो भी मिलेंगे उन्हें क्या कहते हैं? मेटाबोलाइट्स। जो हर एक में मिलेगा वो है प्राइमरी, जो किसी किसी में मिलेगा वो है सेकेंडरी। समझे बात? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आपको एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब में देखने को मिलेगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एनिमल में देखने को नहीं मिलेगा, आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेंगे, प्लांट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ बिगिन्स यूजुअली आफ्टर द मेन ग्रोथ फेज ऑफ प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया। टेबल 9.3 में जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एल्कलॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, ऑल ऑफ दोज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। टेबल 9.3 में जो भी हो सब क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और फिगर 9.1 में जो भी NCERT में वो सब क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। NCERT खोलिए और हर एक एक एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब क्या पढ़ेंगे? बायो मैक्रोमोलिक्यूल एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल पढ़ने से पहले हम लोग फिर एक बार केमिकल कंपोजिशन जो पढ़े थे उसको हम लोग रिकॉल करते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पर एसिड पुल जो बेसिस है कि उसी को बेस मान करके इसको क्लासीफाई किया गया है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लिए थे, लीवर का पीस लिए थे, लीफ लिए थे, कोई भी एक ले लेते हैं, कोई भी एक टिश्यू ले लेते हैं, उसको ग्राइंड किए थे। ग्राइंड करने के बाद एक एसिड पुल मिला था जो सॉल्युबल था, एक इनसॉल्युबल पुल मिला था। जो सॉल्युबल पुल था उसको हम लोगों ने कहा था फिल्ट्रेट, जो इनसॉल्युबल पुल था उसे हम लोगों ने क्या कहा? रिटेंटेड। फिर से एक बार समझिए, हम लोग कोई भी एक ऑर्गन ले लेते हैं,
लीवर दिया हुआ एनसीईआरटी एग्जाम्पल, लीवर ही ड्रॉ करते हैं। ठीक, लीवर को किसके साथ मिला दें? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिला दिए, इसको ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड कर दिए। ग्राइंड करने के बाद क्या होगा, इसको हम लोग फिल्टर करते हैं, किस में? कॉटन क्लॉथ में। ठीक है, तो कॉटन क्लॉथ में हम लोग को छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलेंगे कॉटन क्लॉथ में। ये कॉटन क्लॉथ समझिए है, कॉटन क्लॉथ। क्लियर? इसका पेस्ट जो आएगा, हम मान लेते हैं कि इसका पेस्ट इसमें आया, तो कुछ इस तरीके से मिक्स्ड कलर टाइप का दिख रहा है। ठीक है, ये मिक्स्ड कलर टाइप का दिखने लगा। हमने मान लिया कि ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और इस टिश्यू का, ऑर्गेन का मिक्सअप है। हम क्या देख रहे हैं थोड़ी देर के बाद कि कुछ सब्सटेंस इसमें से फिल्टर होकर के बाहर आ जाएंगे और कुछ इसी में रह जाएंगे। कुछ क्या होंगे? इसी में रह जाएंगे, कुछ इसी में फंस के रह जाएंगे। क्लियर? कुछ बाहर आ जाएंगे, कुछ इसी में फंस के रह गए और मैक्सिमम बाहर आ गए। ठीक, जो अंदर ही रह जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिटेंटेड। और जो फिल्टर होकर के बाहर आ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। ठीक, पोर को पास आउट नहीं कर पाया, वो मॉलिक्यूल पोर को पास आउट नहीं कर पाया, यानी कि जाहिर सी बात है कि उस पोर्स के रिलेटिवली उन मॉलिक्यूल्स के साइज़ बड़े होंगे। जब उन मॉलिक्यूल्स के साइज़ बड़े हैं तो उनके मास भी ज़्यादा होंगे। तो कह दिया गया कि जो रिटेंटेड में जो कॉम्पोजिशंस मिलेंगे, रिटेंटेड में जो जनरली कॉम्पोजिशंस मिलेंगे, रिटेंटेड आर द एसिड इनसोल्यूबल पूल। इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहते हैं बायो, ऐसे लिख लेते हैं, जो रिटेंटेड में मिलेंगे हमें क्या होंगे? वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक, और जो हमें इस एसिड सोल्यूबल पूल में मिलेंगे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल एंड बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ये क्या है? एसिड सोल्यूबल पूल, सॉरी एसिड इनसोल्यूबल पूल। ये क्या है? एसिड सोल्यूबल पूल। जो एसिड सोल्यूबल पूल है वो है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि जो भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो एसिड सोल्यूबल होते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं? और जो भी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं वो एसिड इनसोल्यूबल होते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं? देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्या होंगे? एसिड सोल्यूबल, वो क्या होंगे? एसिड इनसोल्यूबल। एनसीईआरटी ने कंडीशंस दिया है वेट का कि जो इसके अंदर रह जाएंगे, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका मॉलिक्यूलर वेट, क्या उनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा होगा। और जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से 18 डाल्टन के बीच में लाई करेगा। ठीक है,
अगर इतना है तो उसको माइक्रोमोलिक्यूल कहेंगे, अगर इससे ज़्यादा है तो उसको मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। ठीक, एसिड सॉल्युबल है तो माइक्रोमोलिक्यूल कहेंगे, एसिड इनसॉल्युबल है तो उसे मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। अब ये देखिए एक सब्सटेंस हमें मिलता है यहाँ पर, जिसको आम ज़बान में हम लोग क्या चिल्लाते हैं, फैट बोलते हैं। फैट, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 800 डाल्टन से भी कम होता है, लेकिन फिर भी ये रिटेंटेड में मिलता है। रिटेंटेड में क्यों मिलता है तो समझिएगा, हम लोग कोई भी टिश्यू या फिर ऑर्गन लेकर के उसको क्या किए, ग्राइंड किए। तो मान लीजिए कि ये कोई सेल है, सेल को आपने रप्चर किया तो उसमें का जो भी प्लाज्मा रहता है, जो भी लिक्विड रहता है तो बाहर निकल गया। अब उस सेल मेम्ब्रेन फिर आपस में मिलकर, उस सेल मेम्ब्रेन फिर आपस में मिलकर एक वेसाइकल का रूप अख्तियार कर लेता है, एक वेसाइकल की शक्ल बना लेता है। ठीक है, अब चूंकि ये वेसाइकल रिलेटिवली स्पोर से बड़ा होता है, वेसाइकल रिलेटिवली स्पोर से बड़ा होता है, इसलिए पास आउट नहीं हो पाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट तो उसका डाल्टन 800 डाल्टन से तो कम है, लेकिन वो पास आउट क्यों नहीं हो पाया, उसके साइज की वजह से। ठीक, इसीलिए बोलते हैं कि दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, फैट्स आर नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल, ये माइक्रोमोलिक्यूल है। अब कोई कहे कि हम आर्टिफिशियल फैट लेके आ गए लैब में बना के, उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल? नो डाउट वो माइक्रोमोलिक्यूल ही कहलाएगा। आपको समझ में आया, बायो मैक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रोमोलिक्यूल। अब इसके एग्जाम्पल्स में आप क्या क्या लिख लेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल है तो इसके एग्जाम्पल में आप प्रोटीन लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल में आप कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे, आप पॉलीसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीसेक्राइड्स। इसके एग्जाम्पल में और आप क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड। और इन्हीं के मोनोमर्स के एग्जाम्पल्स को यहाँ पे लिख लीजिए। इसके एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, अमाइनो एसिड। इसके एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, मोनोसेक्राइड्स। फिर इस एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? अब ये क्या हुआ आपका, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन एंड, हम लोग प्रोटीन अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे। हम लोगों ने ये 3 टॉपिक पढ़ लिए, फिर हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे। क्लियर? इसको नोट कीजिए आप लोग, नोट कर लिया आप लोगों ने। पहले हम लोग लिपिड पढ़ लेते हैं, फिर प्रोटीन पढ़ा जाएगा। पहले लिपिड पढ़ लेते हैं, फिर प्रोटीन पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। लिपिड से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप इन पॉइंट्स को पढ़िए। NCERT सामने रखिए, पेज 144 खोलिए। वहाँ पे ज़्विटर-आयन के नीचे जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, उन पैराग्राफ्स में से ही सारे सेंटेंसेस लिखे गए हैं। बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, इसको नोट कीजिए, इसको पहले ध्यान से पढ़िए, फिर मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ, लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। जाहिर सी बात है, फैटी एसिड है तो फैट कहाँ से वाटर में सॉल्युबल होगा, तो बोलेंगे ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड। लिपिड्स क्या हो सकते हैं, एक सिंपल फैटी एसिड भी लिपिड कहला जा सकता है। ठीक, फैटी एसिड्स हैव कार्बोक्सिल ग्रुप। जाहिर सी बात है एसिडिक ग्रुप है, तभी तो इसको एसिड कह रहे हैं। व्हेन कार्बोक्सिल ग्रुप रिमेन्स अटैच्ड विद सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अटैच्ड होगा तो उसे क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोलेंगे उसको, सेचुरेटेड फैटी एसिड। और जब वही फैटी एसिड, वही कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग कहते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। से क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है
तो उसे कहेंगे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। बस यही 4 से 5 लाइन आपको पढ़ने हैं वहाँ पे। अब उसके बाद से आपको दिखाई देगा वहाँ पे लिखा हुआ है पाल्मिटिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। तो इन एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं ये पूछा जाता है। तो कभी पूछ देता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एक्सक्लूड करके, कभी पूछ लेता है इंक्लूड करके। हमें कोई एक याद रखना है, हम कोई एक याद रखेंगे, एग्जाम में जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग अपना ब्रेन चला लेंगे। इंक्लूड करके पूछेगा इंक्लूड करके बताएंगे, एक्सक्लूड करके पूछेगा एक्सक्लूड करके बताएंगे। इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं एंड एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं। अगर एक्सक्लूडिंग बोलें तो एक्सक्लूडिंग करके हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 15 कार्बन हो जाएंगे, यहाँ पे 19 कार्बन हो जाएंगे। तो एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग हम लोग 2 चीज़ याद नहीं रखेंगे, कोई एक याद रखना है। तो इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप देयर आर 16 कार्बन इन पाल्मिटिक एसिड एंड 20 कार्बन इन एराकिडोनिक एसिड। गिंगली ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हायर लोअर, ये पूछा जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेसिटिन कहाँ पाया जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन में लेसिटिन नामिक फैटी एसिड और लिपिड पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करेंगे। पहले एनसीईआरटी और एक बात कह रहा है, बोल रहा है कि ये आर ग्रुप से बहुत सारे CH2 अटैच्ड रहेंगे, बहुत सारे, यहाँ पे N लिख देते हैं। दिस N में भी 15, 14, 16, 17 एट्सेट्रा, ठीक है। एंड उसमें क्या होगा COOH, ठीक। तो इसे क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड फैटी एसिड। अब आप देखिएगा पाल्मिटिक एसिड का जो एग्जांपल हमारे NCERT में दिया हुआ है वो सेचुरेटेड फैटी एसिड है या अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो आप खुद ही से बोलेंगे सर वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, सॉरी सेचुरेटेड फैटी एसिड है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे CH3 दिया हुआ है, फिर CH2 14, फिर COOH। तो यहाँ का 1 कार्बन, यहाँ का 14 कार्बन, 15 कार्बन, यहाँ का 1 कार्बन, 16 कार्बन, ये क्या हो जाएगा, पाल्मिटिक एसिड। तो बोलेंगे आर ग्रुप वैरी करेगा, फैटी एसिड का नाम चेंज हो जाएगा। अगर आर एल्केन है यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो सेचुरेटेड फैटी एसिड। अगर आर अनसेचुरेटेड है तो उसे क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। हम लोग फैटी एसिड को यूँ मान लेते हैं कि सपोज दिस इज अ फैटी एसिड RCOOH, ठीक है। दिस आर में भी अ लार्जर एल्काइल ग्रुप, आर में भी अ लार्जर एल्काइल ग्रुप। और क्या बोल रहा है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग देखते रहिए बुक, जहाँ पे हम गलत लिखे हैं आप हमें बताइएगा। CH2OH, CHOH, CH2OH, सही लिखा हूँ, ओके थैंक यू। अब देखिए CH2OH इसका नंबरिंग किया जाए 1 2 3, यहाँ पे कार्बन है नहीं, नंबरिंग का करेंगे, नंबरिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन का करते हैं 1 2 3। तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्मली क्या बोल देंगे, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये तो कॉमन नेम हो गया क्या, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये क्या है, कॉमन नेम। इसका अगर IUPAC पूछे तो क्या बोलेंगे, 1 2 3, इन तीनों पोजीशन पे क्या है, अल्कोहल। तो हम बोलेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, ठीक। ये क्या हो गया, इसका IUPAC। और इसका एक पुकार नाम है साहब, जो काफ़ी मशहूर है। हाँ आप लोग वही चिल्ला रहे हैं कब से, सुन लिया सुन लिया सुन लिया, लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ग्लिसरॉल। वरना बोलेगा सब कि हम लोग कब से ग्लिसरॉल बोल रहे हैं, ग्लिसरॉल लिखे नहीं है, क्या क्या लिखे जा रहे हैं। खुश, सबसे ऊपर ग्लिसरॉल लिख दिए, ग्लिसरॉल 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, या फिर प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, या IUPAC, ये दोनों कॉमन नेम में आएंगे, ठीक। बोलेंगे
ये एसिड है और ये ग्लिसरॉल है। जब एसिड और ग्लिसरॉल मिलेंगे तो बनेंगे ग्लिसराइड्स। क्या बनेंगे? ग्लिसराइड्स। आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, जब भी अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे स्टेरिफिकेशन होता है। जब स्टेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पे एस्टर फॉर्म होगा। बना के देखा जाए तो मिलेंगे, मान लेते हैं कि ये एसिड है और दिस इज अ लार्ज अल्काइल ग्रुप। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने ये कहा ये CH2OH है, ये CHOH है, फिर ये CH2OH है। किसी एक कार्बन के साथ आप स्टेरिफिकेशन कराइए, इसके साथ करा देते हैं, इसलिए ऊपर करवाएंगे तो फिर वहाँ जगह मिलेगा नहीं, यहीं पे करवा लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे स्टेरिफिकेशन अगर करवाएंगे क्या रिमूव होगा? वाटर। वाटर अगर रिमूव होगा तो क्या बनेगा? हमने क्या कहा? एस्टर फंक्शनल ग्रुप बनना चाहिए, और एस्टर का नोटेशन क्या है? COOR। ठीक है साहब, बना दिया जाए। ये एस्टर बन गया ना, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन। व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एसिड इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या बनेगा अपना? एस्टर। क्या बन गया? एस्टर। अब जब ग्लिसरॉल का एक OH ग्रुप एस्टेरिफाई हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे मोनोग्लिसराइड। क्या बोलेंगे? मोनोग्लिसराइड। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लिए। आप लोग कॉपी में नीचे लेके आ जाइएगा, बोर्ड में नीचे जगह है नहीं, हम इसको ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बोलेंगे कि अगला, मैंने कहा कि अब यहां पर अगर हम स्टेरिफिकेशन कराएं तो क्या बनेगा? CH2CO CH2 COOR CH2 CHOH and again CH2OCOOR। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना एक करेक्शन कर लेते हैं। इसको नोट कीजिए आप लोग। इसको क्या बोल देंगे? डाइग्लिसराइड। ये क्या है? डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड। अगर एक OH ग्रुप स्टेरिफाई हो रहा है तो मोनोग्लिसराइड, अगर दो हो रहा है तो डाइग्लिसराइड, एंड सिमिलरली अगर तीसरा OH ग्रुप भी अगर स्टेरिफाई हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइग्लिसराइड। क्या बोल देंगे? ट्राइग्लिसराइड। देखिए, ट्राइग्लिसराइड, ये CH2O COOR2 ये बना हुआ है,
R1 और CH2 OR, ये 1। अब यहाँ पर अगर स्टेरिफिकेशन हुआ, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर हम जोड़ दे रहे हैं तो कैसे हो जाएगा? ऐसा कुछ बन जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलेंगे? ट्राइग्लिसराइड। आ रही बात समझ में? अब देखिए, मोनोग्लिसराइड, यहाँ मोनोग्लिसराइड बना, यहाँ डाइग्लिसराइड बना, यहाँ ट्राइग्लिसराइड बना। अब ट्राइग्लिसराइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें और कोलिन ग्रुप जोड़ दें, तो फॉस्फेट ग्रुप और कोलिन ग्रुप जोड़ने के बाद वो क्या बन जाएगा? वही बन जाता है लैसिटीन, जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको और इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग नोट कीजिए। अब देखिए, इसे कहते हैं कोलिन, इसे क्या कहते हैं? कोलिन। और इसे कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। हम यहाँ पे लिखते हैं OH, समझिएगा। ये तो अभी तक क्या था, इसमें फैटी एसिड है, और क्या है? ये ग्लिसरॉल है, ये भी फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड, ये फैटी एसिड। जो आर वाला ग्रुप है क्या है? फैटी एसिड। ऐसे लिखते हैं ग्लिसरॉल को, ऐसे लिखते हैं, ये पूरा डेट के नीचे ऐसे लिखते हैं, ये ग्लिसरॉल है, और ये भी क्या है? फैटी एसिड, ये अपना ग्लिसरॉल, ठीक। इस ग्लिसरॉल के साथ अब यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है फॉस्फोरिक एसिड। जब यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड आकर के जुड़ जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए, यहाँ पे भी क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि यहाँ से भी पानी निकलेगा। जब यहाँ से भी पानी निकलेगा तो क्या बच जाएगा? अब यहाँ पर इस फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ता है कॉलिन। जुड़ा। अब फिर यहाँ पर भी क्या होगा? डिहाइड्रेशन करवा दिए, डिहाइड्रेशन से आप निकाल देते हैं पानी, निकाल दिए। अब जब यहाँ से हम लोग वाटर रिमूव करेंगे तो यहाँ से वाटर रिमूव करने के बाद क्या बनेगा? देखिए, आपका एनसीईआरटी का डायग्राम बन गया। लेसिटिन जो लिखा हुआ है, जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोलिपिड। तो उस फॉस्फोलिपिड में फैटी एसिड भी पाया जाता है, ग्लिसरॉल भी पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड भी पाया जाता है और कोलिन भी पाया जाता है। ये 4 ग्रुप्स पाए जाते हैं। चलिए लिखते हैं, हर एक एक ग्रुप को दिखाते हैं। ये अपने लिखते हैं, ये अपना ग्लिसरॉल का पार्ट हो गया,
कौन R1 है, कौन R2 है, कौन R3 आप लोग लिखते रहिएगा खुद से। ठीक, ये फैटी एसिड हो गया, कोलिन को काला से लिख देते हैं साहब, ठीक है, सॉरी फॉस्फोरिक एसिड को, है ना, ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ से अब लिखेंगे अपना कोलिन। क्लियर, इसमें क्या बोलते हैं, लेसिटिन, लेसिटिन। क्लियर, ये कहाँ पाया था, सेल मेम्ब्रेन में। उसके बाद से दिया हुआ है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो दिया वो आमतौर से प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन में पाया जाता है। जो स्ट्रक्चर दिया है उस स्ट्रक्चर में थोड़े से चेंजेस लाकर के आप देखिएगा OH ग्रुप और मिथाइल ग्रुप का चेंज होता है जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन में पाया जाता है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे स्टेरॉयड हार्मोन्स तो वहाँ पे देखेंगे कौन से स्टेरॉयड पाए जाते हैं। तो जब आप लोग केमिकल फार्मूला पढ़ेगा हायर लेवल पे जाकर तो देखिएगा यही जो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके NCERT में, जस्ट लेसिटिन के बाजू में पेज 145 पर, तो देखिएगा वही कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का भी होता है। तो कहाँ पे पाए जाते हैं, जनरली हार्मोन्स वगैरह में वो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह में वो कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह पाए जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट होता है लिपिड। लिपिड में सिर्फ हम लोग को यही जानना ज़रूरी है कि जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है, एस्टेरिफाइड बॉन्ड बनता है, यानी कि एस्टर लिंकेज बनता है। कैसा लिंकेज बनता है, एस्टर लिंकेज। प्रोटीन में हम लोग पढ़ेंगे पेप्टाइड लिंकेज बनेगा, और फिर हम लोग शुगर में पढ़ेंगे कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा, ठीक है। फिर हम लोग न्यूक्लिक एसिड में पढ़ेंगे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनेगा। फिर वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वहीं न्यूक्लिक एसिड में कि एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बनता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के लिंकेज बनते हैं। वहाँ पे कंपाउंड्स के नाम की वजह से बॉन्ड्स के नाम भी बदल जाते हैं, लेकिन सब जगह होगा ही डिहाइड्रेशन। इसलिए कि हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का काम क्या होता है कि जिस तरीके से यहाँ डिहाइड्रेशन होकर के बॉन्ड बना है, इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एडिशन ऑफ वाटर की ज़रूरी है। इसलिए हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है, जो भी एंजाइम्स लाइसोसोम सिंथेसाइज करता है, ऑल आर हाइड्रोलेजेस। क्लियर, यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।